अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिससे आपको पता नहीं लगता है कि आपको क्या बीमारी है या अस्थमा है या नहीं है। इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए या इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा बेसिकली बच्चों में भी होता है और अस्थमा एडल्ट में भी होता है। तो ये कॉमनली सभी में देखने को मिलती है, लेकिन इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। तो सबसे पहले हम समझ ये लेते हैं कि अस्थमा होता क्या है। बेसिकली अस्थमा में क्या हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। मेरे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब को मान लीजिए ये आपका ट्रेकिया है। ट्रेकिया है और ये ट्रेकिया हार्ड, हमारा ट्रेकिया जो होता है हार्ड होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर चारों तरफ जो होती हैं रिंग्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से हम इसे मोड़ नहीं सकते। राइट, जैसे हमारा इसोफेगस जो होता है उसे हम आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन ट्रेकिया को हम आसानी से नहीं मोड़ सकते। तो इसके अंदर क्या, इसके चारों तरफ क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अगर बात करें कि इसके अंदर होता क्या है अस्थमा में, पेशेंट को क्या तकलीफ़ होती है या ऑर्गन्स में या उसके फेफड़ों में क्या परेशानी आती है, तो ये जो हमारा ट्रेकिया है ये नीचे जाके क्या होता है, दो में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। ठीक है, यानी कि एक बाएं के फेफड़े के लिए और एक दाएं के फेफड़े के लिए। तो जब ये दोनों डिवाइड हो जाता है और ये डिवाइड होके क्या होता है, छोटे छोटे अलग अलग एक छोटे छोटे पाइपों में ये फिर से डिवाइड हो जाता है, जो ऑक्सीजन को अंदर छोड़ जाते हैं और अंदर से CO2 को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटे छोटे कैपिलरीज भी होती है, छोटे छोटी ब्लड सप्लाई भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा बाहर हम आउट कर देते हैं। जब भी इन छोटे छोटी पाइप के अंदर जो ट्रेकिया के या जो ट्री है उसके अंदर जब भी इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। जैसे ये पाइप हमारे पास एक नॉर्मल पाइप है, अगर हम इसमें से अभी हवा निकालेंगे तो नॉर्मल कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, यानी थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी। अगर मान लीजिए इसको हम दबा देते हैं और फिर इसमें से हवा निकालेंगे या पानी निकालेंगे तो क्या होगा, या तो पानी कम जाएगा या फिर वापस आएगा। और अगर हवा निकालेंगे तो हवा कम जाएगी या फिर थोड़ी बहुत वापस आएगी, और इसके साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होगा। इसे हम कहते हैं व्हीजिंग साउंड्स। किसी भी कम जगह पर होके हवा को निकालना, इसमें से एक आवाज़ प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसे हम कहते हैं व्हीजिंग साउंड्स। तो इसी प्रकार से एज इट इज़ हमारे फेफड़ों में क्या होता है, जो हमारी ट्री है, जो हमारी ट्रेकिया के छोटे छोटे पार्ट्स जो डिवाइड हुए थे उनमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर क्या, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, यानी उनका डायमीटर जो है, उनकी जो एयरवे की जो ल्यूमिन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हवा आने में और जाने में हमें तकलीफ़ होने लगती है। तो उसकी वजह से वहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम पॉलीफोनिक व्हीजिंग साउंड्स कहते हैं। अब इसके कारणों की अगर हम बात करें तो इसके कॉमन कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है पॉल्यूशन, डस्ट। पॉल्यूशंस और डस्ट एक ऐसा कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से कई पेशेंट्स अस्थमा से ग्रसित हो जाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनकी वजह से अस्थमा की समस्या इनकी बढ़ सकती है। जैसे एस्पिरिन है, एस्पिरिन अगर किसी पेशेंट को दे देते हैं या उसका अस्थमा है तो ऐसी कंडीशन में उसकी कंप्लेंट्स बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस मरीज़ को हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ खाने पीने की वजह से हो जाता है। कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्यूपेशन यानी धंधे, काम धंधा, ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं या ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ धूल, मिट्टी, कड़ या फिर केमिकल्स की स्मेल लगातार वो ले रहे हो, या फिर जैसे पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूसली हमारी शरीर को इरिटेट कर रही हों और हमारा शरीर उसको हाइपर सेंसिटिव हो रहा है। तो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस भी ट्रेकिया की होती है, क्योंकि जब भी कोई केमिकल्स या पोलेन से डस्ट हमारे ट्रेकिया के अंदर जाता है तो इसे ये बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें कफ भी बनता है कभी कभार, यानी बलगम भी बनता है। कफ यानी कि खांसी और बलगम यानी कि जो चिपचिपा पदार्थ जिसे हम कहते हैं। तो कफ यानी खांसी भी आ सकती है और बलगम भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन अस्थमा के अटैक में रेयर चांस होते हैं बलगम आने के, ठीक है। जब ये कंडीशन क्रॉनिक हो जाती है, लंबे समय से नहीं ध्यान देते हैं, तो कई सारी इसके साथ में बीमारियां इकट्ठे होने लगती हैं, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस बना सकता है। ये हुई अस्थमा की बात। अब अगर मान लीजिए
इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक जो अस्थमा है इसे हम नॉन एटोपिक भी कहते हैं और ये होता है लेट एडल्टहुड में, यानी कि 30, 35, 40 के जो एज के हमारे पर्सन्स हैं, जो हमारे जन हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये कई कारण हो सकते हैं, ये विदाउट कारण भी पैथोलॉजी अंदर ही अंदर कोई शरीर में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो उसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर हम बात करें एक्सटेंशन की तो एक्सटेंशन क्या होता है कि ये ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा चाइल्डहुड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेशेंट को IgE एक एंटीबॉडीज़ होती है वो बढ़ जाती है, स्किन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसे बेसिकली स्किन टेस्ट के बेसिस पर भी हम इसे पता लगा सकते हैं और इसे हम IgE टेस्ट जैसे हम बढ़ता है तो उसकी बेसिस पर भी हम पता लगा सकते हैं। और जब हम एक्सरे कराते हैं या फिर अदर टेस्ट कराते हैं तो उसमें ईसोनोफिल्स भी बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। तो ये होता है अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, अब इसके कई टाइप्स होते हैं, गैस्ट्रिक अस्थमा है, कार्डियक अस्थमा है, कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग वीडियो में जानेंगे कि गैस्ट्रिक अस्थमा क्या होता है और कार्डियक अस्थमा क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट, सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है कि ऐसे पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो उसके ऑब्स्ट्रक्शन को, जो उसकी ल्यूमेन को चौड़ा कर सके, यानी कि ब्रोंकोडाइलेटर्स। ठीक है, जो पाइप हमारा सिकुड़ गया था या पाइप में यहाँ पर थोड़ा दबाव हो रहा था जिसकी वजह से हवा आने जाने में परेशानी हो रही थी, तो ऐसे मरीजों को क्या करते हैं, ये फुलाने के लिए देते हैं, थोड़ा सा ये खुल जाए जिसकी वजह से हम सांस आसानी से ले सकें। जैसे स्टेरॉइड्स हैं, कई ऐसी मेडिसिन होती हैं, स्टेरॉइड्स होती हैं जिनको पेशेंट से देने से ही उनको आराम मिलता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उनको एंटीबायोटिक से चलती है या अदर मेडिसिन उनको दी जा सकती है। अगर हम होम्योपैथिक की बात करें तो यहाँ पर नेट्रम म्यूर बेसिकली बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही शानदार मेडिसिन है। और इसके साथ में अगर किसी पेशेंट को खांसी होती है तो ड्रोसेरा का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन नेट्रम म्यूर जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है अस्थमा के लिए। नेट्रम म्यूर 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार हम ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, या फिर एपिसोड होता है तब। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आपको अस्थमा का अटैक होता है या अस्थमा की कोई कंप्लेंट्स आती है तो आपको डॉक्टर से सबसे पहले मिल लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको पता नहीं लगता है और हम बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं। जैसे पेशेंट का नीला पड़ना, सेंट्रल साइनोसिस होना, उसके जो होंठ हैं वो नीले पड़ जाना। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट का अनकॉन्शियस हो जाना, पेशेंट बेहोश हो जाना, पेशेंट्स है ना, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होना, डिस्निया होना पेशेंट को। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया होना पेशेंट को, ऑक्सीजन लेवल जो सैचुरेशन रेट है वो एकदम से नीचे चले जाना, कम हो जाना, ये सीवियर कंडीशंस के सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। अगर बात करें कि ये परेशानी किन किन चीज़ों से बढ़ सकती है तो तंबाकू, जो टबैको है, स्मोकिंग्स हैं, फूड्स हैं, या कुछ डस्ट है, या फिर एस्प्रिन जो मेडिसिन हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन भी होते हैं जिनकी वजह से इसकी समस्याएं जो होती है वो बढ़ जाती है। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनमें ये इन्वॉल्व होते हैं। सो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहते तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।